आज की ये सुबह मेरे लिए बहुत बहुत खुशियों भरी सुबह है। बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी बहुत सारे भाई बहनों के दर्शन हुए और आज तो और भी ज्यादा सभी भाई बहन बाबा के चौवनहार देवी देवताओं के रूप में हमारी दीदी जी ने काफी मेहनत की और आप सबके बीच में हमें लाया। तो बहुत बहुत थैंक्स हम दीदी का करते हैं, बहनों का करते हैं और आप सभी भाई बहनों का करते हैं। वैसे तो सबको बहन ने परिचय दिया। वैसे ज्ञान में मैं 57 में आई और अच्छी तरह से हमारे जो पिताजी थे वो भक्ति मार्ग में थे, लेकिन जिस लास्ट गुरु के पास पिताजी जाते थे उसी गुरु के पास ये ज्ञान मिला ब्रह्मा कुमारियों का। और फिर पिताजी हर रोज जाते थे। उसके बाद और भी माता जी भाई हम सब जाने लगे। ज्ञान बहुत बहुत अच्छा लगने लगा और मेरे को भी जब जब मैं दीदियों को देखूं तब तब मुझे ऐसा हो गई मैं भी ब्रह्मा कुमारी बन जाऊं, मैं भी ऐसे सेवा करूं, मैं भी बाबा की बनकर के सेंटर पर रहूं। ऐसे मुझे बार बार संकल्प आते थे। फिर थोड़ा पता मेरे घर वालों को लगा कि ये ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती है, तो घर वालों ने भी बोला कि मना आप कैसे ब्रह्मा कुमारी बनेंगी, फिर आप नहीं बन सकती हो। धीरे धीरे पता चला हमारे क्लास वाले भाई बहनों को, तो वो भी हंसते थे, हंसते हंसते कह भी देते थे कई बार कि कैलाश कहती है मैं ब्रह्मा कुमारी, परंतु ये फालतू का सपना है तेरा, आप तो ब्रह्मा कुमारी कभी बन ही नहीं सकेंगे। तो मेरे को ना अंदर अंदर दुख होता था, मैं किसी से कुछ बात नहीं करती थी। अचानक हमारी दीदियों को भी पता चला, तो जो वैसे जैसा है सच बताना तो बहुत अच्छी बात है ना। तो दीदियों ने भी हमारे को बोला कि कैलाश हमने सुना आप ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हो। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने बोला हाँ मुझे भी ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो बोला कि बहन आप तो कभी ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकेंगी, ब्रह्मा कुमारी बनना कोई सहज नहीं है। पहले मैं बहुत खुश थी और फिर बहुत निराश बनाया कि मैं नहीं बन सकती हूँ। बोला ये तो बहुत तू बोलती नहीं है, तू पढ़ी लिखी नहीं है, तेरे को कुछ आता नहीं है, आप कैसे ब्रह्मा कुमारी बनेंगी, ब्रह्मा कुमारी बन के करेंगी क्या। बराबर है, बात तो बैठो कि 100% नहीं, लेकिन 110% सच थी। परंतु मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना था, तो मैं वहां से बहुत थोड़ा सा दुखी हो गई कि मैं कभी नहीं बन सकूंगी ब्रह्मा कुमारी। फिर बहुत निराश होकर के हमारे ग्रुप में बैठ गई
याद करने लगी, बाबा मैं आपकी बनी, आपको पहचाना, लेकिन मैं कभी ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकूंगी। ऐसे मैं सोचती होगी, अचानक एक बार मुझे संकल्प आया कि हमारे घर वाले, हमारे क्लास वाले, हमारी दीदियाँ बोलती है कि ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकती हो, लेकिन एक बार मैं मम्मा बाबा से तो पूछूं कि मैं बन सकती हूँ या नहीं। तो हमने हमारी क्लास में जो आती थी बहनें, उनको बोला कि मैं चिट्ठी लिखवाना चाहती हूँ मम्मा बाबा को, आप लोग लिख करके दो। बोला भले। तो वो आई और चिट्ठी लिखी और दीदी को दे के आई कि बाबा मम्मा को ये चिट्ठी भेज देना। तो दीदी ने भेज दी। उसका बहुत अच्छा उत्तर आया। मम्मा बाबा ने लिखा, मैंने ये लिखा था कि मुझे सब लोग मना करते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकेंगी, पर मम्मा बाबा आप मुझे बताओ कि मैं ब्रह्मा कुमारी बन सकूंगी या नहीं। तो बाबा मम्मा ने लिखा कि बच्ची आप योग करना तो आप ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगी। मेरे को तो ना इतना जैसा नशा चढ़ गया, इतनी खुश हो गई मैं कि बनना नहीं है ब्रह्मा कुमारी, पर मैं बन चुकी हूँ। मैं सेंटर पर रहती हूँ, इतना मुझे खुशी हो गई। अच्छा, बहुत खुशी से मैं सब कुछ सीखने लगी, कैसे झाड़ू लगाना, कैसे सब्जी काटना, कैसे बर्तन साफ करना। ऐसे से मेरे को ऐसा लगा कि बाबा ने बोला ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगी, तो बस मैं सब कुछ सीखने लगी। 10-12 दिन के बाद दीदी जी आए, बोला कैलाश तुम बहुत खुश दिखाई देती हो। ऐसे हाँ, तो बोला खुश क्यों हो? तो फिर मेरे को बोलना पड़ा। तो मैं बोली कि दीदी आपने मम्मा बाबा का लेटर सुनाया था ना कि ब्रह्मा कुमारी बनेगी। दीदी ने बोला अरे बुद्धू, मम्मा बाबा ने तेरे को खाली खाली खुश करने के लिए लिखा है, सचमुच थोड़ी तो ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो ना मेरे को बहुत दुख हुआ कि मम्मा बाबा भी खाली खाली बोलते होंगे। तो बहुत नाराज हो गई। अब दीदी ने क्लास के बीच में ही बोल दिया, तो बहुत अच्छा नहीं लगा। फिर उस दिन मैं सेवा के लिए नहीं रुकी। जैसे माता जी पिताजी घर पे जा रहे थे, वैसे मैं भी चली गई। हमारा ना ऐसे था कि इस साल हमारे घर थे बीच में व्यास नदी और उत्सव सेंटर था। तो नदी क्रॉस करके नदी पर बैठ गई और योग करने लगी और बाबा को बोलने लगी कि आपने मुझे क्यों ज्ञान दिया, क्यों मुझे अपना बनाया, और बनाया ही था तो पढ़ाया क्यों नहीं, और नहीं पढ़ाया तो ज्ञान में क्यों लाया। ऐसे ऐसे कुछ बातें करती होगी। काफी समय हो गया, 11 बज गए और हमारे भाई जी हमें बुलाने आए नदी के किनारे पर। तो बुलाया और बोला कि कैलाश में चलो घर, माता जी बुला रही है। तो फिर हम गई भाई के साथ और फिर से उन्हीं बहनों को बुलाया और फिर से हमने मम्मा बाबा को लेटर लिखाने के लिए कहा कि मैं जो जो बोलूँ ना वो आप लिख देना। तो बहनों ने बोला भले। मुझे ऐसा ख्याल आया कि मैंने ऐसे लिखा था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी या नहीं, इसलिए बाबा ने बोला तू बन जाएगी। पर बाबा ने मेरे को अच्छी तरह पहचाना नहीं है।
बाबा को मेरा परिचय नहीं है, इसलिए बाबा ने बोल दिया होगा। मैं मेरा अच्छी तरह परिचय दूं, मतलब जो मेरी कमी कमजोरियां हैं, अवगुण है, वो भी मैं बाबा को स्पष्ट लिखूं, ताकि बाबा मेरे को यह समझे और फिर निर्णय दे। तो मैंने बहनों को बोला कि चलो मैं लिखाती हूँ, आप लिखो। लिखाया कि बाबा मेरा नाम कैलाश है, मैं 10 साल पूरे करके 11वां शुरू हुआ है। मैं हिमाचल प्रदेश के रहने वाली हूँ और मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, स्कूल नहीं गई हूँ और मैं बोलती ही नहीं हूँ और मुझे कोई भी काम करने नहीं आता। पर मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो मैं बन सकूंगी या नहीं? मेरे को सब लोग तो बोलते हैं, लेकिन हमारे को हमारी दीदियां भी बोलती है कि अगर आप ब्रह्मा कुमारी बनेंगे तो 1-2 महीने में वापस आएंगे, सेंटर पर नहीं रह सकेंगी ब्रह्मा कुमारी बन करके। तो बाबा मम्मा मुझे ऐसा कुछ बताओ जो मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं और हमेशा हमेशा के लिए सेंटर पर रहूं, वापस घर ना आऊं। ऐसे मुझे कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो वो मुझे जरूर से बताना। बाबा मम्मा ने मेरा लेटर बड़ा होगा फिर से उत्तर दिया। बाबा ने इतनी अच्छी शिक्षाएं दी मम्मा ने, जो वो शिक्षा कोई को भी काम आवे, और अगर वो शिक्षा याद रहे तो हम कभी भी कोई भी जगह से टोकरी ना करके वापस नहीं आ सकते। मम्मा ने सबसे पहली शिक्षा दी कि बच्ची जब घर छोड़ करके बाबा के घर आओ, तो बाबा के घर आने के बाद आप ये सोचना कि ये घर मेरा सदा काल के लिए है। इस घर के बाद और कोई घर नहीं। किसी का एक ही घर होता है तो दूसरा याद आता है ही नहीं, दूसरा तो याद कैसे आएगा? तो मम्मा ने भी बताया कि ये घर मेरा सदा काल के लिए है। दूसरा मम्मा ने ये लिखा कि बच्ची आप जब बाबा के घर आ जाओ तो ऐसे सोचना कि मैं जीते जी इस घर में आई हूँ, मरने के बाद मेरी अर्थी इस घर से निकलेंगी मैं नहीं। इतनी अच्छी बातें नहीं है। तीसरा मम्मा ने लिखा कि बच्ची बाबा का बनने के बाद एक ही जगह पर एक ही स्थान में नहीं रहना होता है। बाबा अथवा दीदियां दादियां जहाँ भी आपको भेजे, जिस भी स्थान पर भेजे, जिसके भी पास भेजे, वहाँ तेरे को रहना है। वहाँ तेरे को सबके साथ सेट होकर के रहना है। सबका ध्यान तेरे को रखना है, तेरा ध्यान कोई नहीं रखेगा। बहुत बढ़िया। पहले से स्पष्टीकरण। फिर मम्मा ने ये भी लिखा बच्ची जब बाबा के घर आएंगी ना तो बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। कोई कैसा प्रॉब्लम होता है, कोई कैसी बात करते हैं, कोई कैसी, तो भले सब सुनावे
पर उनका सुन करके इधर की बात उधर, उधर की बात उधर नहीं करना, पर चिंतन कभी नहीं करना, कभी भी ऐसे चलन नहीं चलना जो किसी को मन दुख हो। भले तो मेरे को काफी अच्छी अच्छी बातें शिक्षाएं मम्मा पापा ने दी। फिर हमारे पिताजी जो थे वो भी बड़े स्ट्रिक्ट थे। माता जी तो शीतला माता जी जैसे एकदम शांत। मैं घर को आग लगा दूं तो वो भी ऐसे भी नहीं पूछेंगी कि क्यों बेटे तुमने घर को आग लगाई। और पिताजी जरी सी मैं भूल करूंगी तुरंत वहां का वहां, भले सारा क्लास बैठा है कभी भी हमारे को सारे क्लास के बीच में डांट लेंगे, वो कभी भी ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने पिताजी ने जब हमने बोला मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है और जाना है बाबा के घर, तो पिताजी ने हमें रोका, बोला कैलाश बहन हम रोज जाते थे। सबसे पहले पिताजी कैन में चले थे, तो पिताजी ने बोला कि अभी नहीं जाओ, थोड़ा सोच समझ करके जाओ। हमने बोला पिताजी मैंने सोच समझ लिया। बोला थोड़ी बड़ी होकर के फिर जाना। मैंने बोला मैं बड़ी हूँ, अभी 11वां साल चालू था, कौन सी बड़ी हो गई हूँ बता नहीं। फिर पिताजी ने बोला कैलाश मना अभी घर से आप रोज जाओ सीखो और फिर बाबा के घर रहने जाना। तो हमने बोला नहीं पिताजी हमारे को तो ब्रह्मा कुमारी अपनी बनना जाना है। तो फिर मैं नहीं मान रही थी, तो पिताजी ने बोला कि भले लेकिन जाओ भले, पर शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का और मेरा कभी भी नाम खराब करके घर पे नहीं आना। जैसे ये घर तेरे लिए है, सब कुछ आपका है, लेकिन अगर नाम खराब करके आई तेरे को तो क्या तेरी अर्थी को भी मैं घर में नहीं आने दूंगा। बहुत अच्छा, ये भी स्पष्टीकरण हो गया, ये भी मेरे को अच्छा लगा। चलो मेरे को जाना ही है तो चलिए। फिर हमारे जो दीदी हैं कृष्णा दीदी अम्बाला में ही रहते हैं, वो भी दीदी स्पष्ट बोलने वाले हैं और दीदी स्ट्रिक्ट भी थे। हम तो छोटे हैं, मैं तो 1000 भूले करती थी, तो फिर दीदी ऐसी होनी चाहिए ना जो मेरे को सुधार सके। तो दीदी मैंने बोल देती थी हमारे को कि ऐसे नहीं करने का, ऐसे नहीं ऐसे। तो हम जब दीदी के पास थी तो एक बार बैठी हुई थी, लगभग 1.5 वर्ष हुआ था मेरे को दीदी के पास रहते। एक दिन मैं सब्जी काट रही थी, दीदी मोबाइल सेटिंग कर रही थी, तो दीदी ने बोला कैलाश आप सचमुच ब्रह्मा कुमारी बनेगी? मेरे को तो एकदम आश्चर्य लगा। मैं 1.5 साल से दीदी के पास और आज दीदी पूछती तो बनेगी या नहीं बनेगी, तो क्या मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं हूँ? बड़ी आश्चर्य में पड़ के, लेकिन मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली। दीदी ने फिर पूछा कैलाश तुम ब्रह्मा कुमारी बनेगी? मैंने बोला हाँ जी दीदी। तो दीदी ने बोला कि कैलाश में अगर सेंटर पर बहुत दुख पड़े तो कभी भी बनेगी, बहुत सारी तकलीफें आवे तो कभी भी बनेगी। मेरे को मैं छोटी थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि सेंटर पर रहने से
बहुत दुख पड़ेगा, बहुत मुसीबतें आएंगी, बहुत प्रॉब्लम आएंगे, फिर भी मुझे ब्रह्मा कुमारी बनते रहना है। तो मैं चलने लगी और ऐसा मेरी बुद्धि में बैठ गया कि दुख तकलीफें आएंगी। तो चलते रहे, काफी साल बीत गए और मेरे ये बुद्धि से नहीं गया था कि अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं सोचती थी कुछ अगर छोटी मोटी कुछ हो रहे थी, तभी भी मेरे को ये था कि बहुत दुख पड़ने वाला है, बहुत दुख पड़ने वाला है। तो काफी सालों से मैं चल रही थी। बीच में हमारे दीदी गांधीनगर ही आए और मन ऐसे बातें कर रहे थे। मैंने कहा दीदी आपने, दीदी ऐसे पूछ रही कैलाश खुश हो? जी दीदी कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना कैलाश फ्रेंड कहना। तो फिर भी मेरे को मन में आया कि दीदी ने बोला बहुत दुख पड़ेगा। तो दीदी को मैंने बोला दीदी आपने बोला था ना बहुत दुख पड़ेगा, तो मेरे सामने अभी कोई ऐसा दुख मुसीबत नहीं आई है। तो दीदी को याद आया, दीदी ने बोला अरे कैलाश बहन, भगवान का बन जाने के बाद भगवान सब दुख और दर्दों को दूर करता है। हाँ, तो ऐसा सोच के बैठी है कि मेरे को बहुत दुख पड़ेगा, बहुत तकलीफें आएंगी, तभी भी मैं बाबा का बन के रहूंगी। बाबा का बनने के बाद कोई दुख तकलीफ नहीं आते हैं। मैं दीदी को बोली दीदी अभी तक खाया नहीं। तो मानो देखो ये भी दीदी ने जो बोला हुआ था ना, उसने भी खूब मेरे को शक्ति दी। पिताजी के बोल भी थोड़े कड़क थे, लेकिन उन्होंने भी हमारे को बहुत अच्छी तरह से मजबूत किया। और मम्मा पापा के जो लेटर थे वो भी बहुत अच्छा था। तो ऐसे ऐसे मैंने बाबा मम्मा की खूब पालना की। तो ऐसे करके फिर पंजाब में, फिर जयपुर, अजमेर, आबू, ऐसे ऐसे करके और 70 के वर्ष में गुजरात में गई थी। तो 70 से अभी तक गुजरात में ही हूँ। तो वहाँ पर भी मना दिवाली आने वाली थी और दिवाली का भोग लगाने के लिए अहमदाबाद गई थी। 3-4 दिन के लिए दादी ने भेजा था। अभी तक मैं अहमदाबाद में। फिर जब पंजाब से मैं जलंधर से जब बाबा के पास मधुबन गई, तो वैसे मम्मा पापा को मैं बहुत बार मिल चुकी थी। जब लास्ट जलंधर से जब दीदी के साथ गई, तो दीदी ने भी कन्याओं को, कुमारों को, युगलों को ऐसे बिठाया हुआ था। तो सबसे पहले कुमारियों का परिचय दिया। परिचय देते देते मेरा भी नंबर आया। तो दीदी ने बताया बाबा ये कैलाश है और हिमाचल प्रदेश की है, बहुत बोली है, बहुत प्यार से सेवा करती है और ये ध्यान में भी जाती है। तो बाबा ने पूछा कि अच्छा ये बच्ची ध्यान में जाती है? तो दीदी ने बोला जी बाबा। बाबा ने बोला अच्छा। फिर बाबा ने सुन लिया, सब भाई बहनों को बाबा मिले। दीदी रास्ता बता रही थी कि यहाँ से बाहर जाने का। उस समय बाबा ने मेरे को बोला बच्ची कल सुबह 10:30 बजे बाबा को मिलने झोपड़ी में आना। जी बाबा।
फिर बाबा ने देखते हुए बोला, बच्चे इन सब बच्चों को नहीं ले आना। मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा को मिल करके हम लोग तो चले गए। दूसरे दिन क्लास किया, मुरली सुनने के बाद फिर चाय नाश्ते पर गए। फिर दीदी रूम पर जा रही थी तो मैं भी रूम पर गई। दीदी को मिलने के लिए एक पार्टी आई, तो दीदी मिल रही थी और मैं ऐसे करके दीदी के पास में बैठी हुई थी, पर दीदी का ध्यान नहीं था मैं बैठी हुई। तो दीदी ने बात करते रहे लगभग 10-10:15 बजे का टाइम हुआ। तो दीदी का ध्यान गया, बोला अरे कैलाश तुम यहाँ बैठी है? मैं जी दीदी। अरे बोला उठो तो जल्दी सभी बहनों के कपड़े इकट्ठे करके और फटाफट अच्छी तरह धुलाई करके आना। उस समय कोलसे की ट्रेन होती थी। हम लोग जलंधर से आबू जाने का 2 दिन तो लग जाते थे। इतने गंदे कपड़े हो जाते थे, इतने काले, जो पता नहीं चलता था कि किस कलर का ब्लाउज है। तो मन्ना दीदी ने बोला अच्छी तरह साफ करना, मैले नहीं रखना। जी दीदी। मैं वहाँ से उठी, सब लोगों के कपड़े इकट्ठे करने में 10:30 हो गए होंगे। और मेरे को ना घड़ी देखने नहीं आती, और चलो नहीं देखने आती है तो पूछ सकते हैं ना किसी से, पर मैं बोलती भी नहीं थी। तो फिर कैसे पता चले 10:30 कब बजते हैं? तो फिर मैं याद करती थी कि बाबा ने बोला था 10:30, कल सुबह 10:30 बजे। तो सुबह के टाइम तो कपड़े जहाँ के वहाँ रहे और बाबा के साथ चल पड़ी। बाबा ने बोला बच्चे, अगर तेरी टीचर तेरे को कुछ बोले तो क्यों मेरे बिना पूछे बाबा के पास गई, दीदी को क्यों नहीं बताया? तो कह देना कि बाबा हाथ पकड़ के ले गए। तो तेरी तो बाबा ले जा रहे थे, हिस्ट्री हॉल के पास में पहुंची तो बाबा ने बोला कि बच्ची कपड़े धोती तू क्या सोचती थी, क्या सोच रही थी बच्ची, बोलो। तो बाबा को बोला बाबा मैं यही सोच रही थी कि मैं फटाफट कपड़े धो करके 10:30 बजे आपके पास आ जाने वाली थी। तो बाबा हंस पड़े। बाबा ने बोला बच्ची 10:30 क्या, अभी तो 11:30 11:45 हो रहे हैं। तो मेरे को ये पता नहीं कि पहले 10:30 बजते बाद में 11:30। मैंने बाबा को बोला बाबा मैं 10:30 पहुंची जाने वाली थी। बाबा और हंसने लगे। बाबा ने बोला बच्ची पहले 10:30 बजते हैं, फिर 11:30 बजते हैं। मैं चुप रह गई कि मैं कुछ भूल कर रही हूँ ऐसा लगता है। फिर तो बाबा ने अपनी झोंपड़ी में बिठाया, पीछे दीदियों दादियों को भी बिठाया और मुझे ऐसे आगे बिठाया। बाबा गद्दी पर बैठे और बाबा ने फिर बोला अच्छा बच्ची, कल तेरी टीचर ने ऐसे बताया था कि आप ध्यान में जाती हैं। जी बाबा। तो बच्ची आज जाओ बाबा के पास और देख के आओ कि जो ध्यान में बाबा को देखती हो ना ऊपर, उस बाबा में और मेरे में क्या फर्क है, और बाबा को मेरी भी याद देना, देख के आना। बोले तो बाबा दृष्टि देते रहे। दृष्टि देते देते बाबा ने बर्तन में भेजा। फिर जब वापस आई तो बाबा ने बोला अच्छा बच्ची, बाबा को मिली? जी बाबा।
देखा बाबा को? हाँ जी बाबा। तो बाबा ने पूछा, बच्ची ऊपर जो बाबा को तुम देखती है वो कैसे देखी? तो अनपढ़ तो थी और भाषा भी हिंदी नहीं थी मेरी, हम हिमाचल की पहाड़ी भाषा बोलती थी। तो बाबा को बोला कि बाबा ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। बाबा ने बोला, बच्ची ने बाबा को बोलते, बाबा आप इतने अच्छे नहीं, इतने अच्छे ऊपर वाले बाबा। तो बाबा ने मैंने बाबा मुस्कुराते रहे और देखते रहे। और जो हमारी बड़ी दीदी थी उसको तो बाबा से बहुत सख्त प्यार था। और मैंने ऐसे बोला कि ऊपर वाले बाबा अच्छे थे, आप इतने अच्छे नहीं, तो खराब तो लगे ना कोई को भी। तो बड़ी दीदी ने बुला रहे मुझे, चुप, क्या बोलती हो तुम? तो मैं चुप। फिर बाबा ने बोला, दीदी इस बच्ची ने जो देखा है ना वो सुनाने दो। बाबा के पास देखो कितनी सारी संदेशी बच्चियां हैं, बाबा किसी को भी भेज करके पूछ सकते हैं ना। इस बच्ची को जानबूझ करके बाबा ने फ्रांस में भेजा कि देखो इस बच्ची का कैसा पार्ट है। तो इसका जो ध्यान का पार्ट है वो देखने के लिए बाबा ने इस बच्ची को भेजा था। ठीक है, फिर तो बाबा ने बोला, अच्छा बच्ची ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। जी बाबा। तो बाबा ने बोला, बच्ची कैसे अच्छे थे? ऊपर वाले बाबा ने पैंट शर्ट पहना था बच्ची। बाबा को बोला, बाबा नहीं पैंट शर्ट नहीं पहना था, कपड़े तो बाबा आप ही जैसे थे। तो बाबा ने बोला कि बच्ची आप तो कहती है कि ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे, तो फिर कैसे अच्छे थे? बाबा को बोला, बाबा ऊपर वाले बाबा से चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश ही प्रकाश निकलता था, आपसे नहीं निकल रहा है। तो बाबा मुस्कुराते रहे। फिर बाबा मुस्कुराते हुए बोला कि अच्छा बच्ची, बाबा बतावे कि ऊपर वाले बाबा से प्रकाश प्रकाश निकल रहा था और मेरे से नहीं निकल रहा है, तो क्यों नहीं निकल रहा है वो बतावे बाबा। मेरे को तो इतनी समझ ही नहीं थी कि बस पूछना चाहिए या जानना चाहिए। बाबा को बोलो, बाबा भले बता दो। तो ठीक है, बाबा ने बोला, देखो बच्ची जैसे कोई स्टूडेंट होता है तो वो जब पढ़ता है ना तो कुछ न कुछ लक्ष्य रखता है, फिर पढ़ता है फिर बनता है। ऐसे ये ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का स्टूडेंट है और वो भी पढ़ाई पढ़ रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। पुरुषार्थ करते करते जो तू ऊपर बाबा को देख के आई ना, ऐसे बाबा बन जाए। ठीक है, फिर बाबा ने बोला कि बच्ची तेरा इतना अच्छा पार्ट है, तो आप पंजाब में क्यों रहती हो? बाबा को बोला, बाबा तो कहाँ रहोगी? बाबा ने बोला, जहाँ बाबा रखेंगे वहाँ रहेंगे। जी बाबा रहूंगी, लेकिन बाबा मैं मेरे बड़े बहन जी से पूछ करके फिर रहूंगी। बाबा बड़ा आश्चर्य में पड़ा। तो बाबा ने बोला, अरे बच्ची बाबा से भी बढ़ करके तेरी बड़ी बहन जी कौन? बाबा को बोला, बाबा पंजाब में। बाबा हंसते हुए बोले, अच्छा बच्ची तेरी बड़ी बहन से बाबा पूछ लेंगे, फिर तो तू रहेंगी ना बच्ची। बाबा को बोला, जी बाबा। तो फिर बाबा ने मेरे को जयपुर भेजा
और जयपुर में मैं 8-9 महीने वहाँ रही। फिर बाबा ने वापस बुलाया और पूछा कि बच्ची खुश हो? जी बाबा। जयपुर में संतुष्ट हो? जी बाबा। अच्छा लगता है ना बच्चे? जी बाबा। तो फिर बाबा ने बोला बच्ची तू इतनी सुखी थी, सब तेरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत बच्ची तेरे को अच्छी तरह से रखते थे, फिर आप ब्रह्मा कुमारी क्यों बनी? बाबा को बोला बाबा मुझे तो बहनें बहुत अच्छी लगी। तो बाबा ने बोला अच्छा और क्या अच्छा लगा बच्ची? बाबा को बोला बाबा आप भी बहुत अच्छे लगे। बाबा ने बोला और? बाबा और आपकी मुरली बहुत अच्छी लगी। तो बाबा ने बोला रोज मुरली पढ़ती हो बच्ची? अच्छी लगती है तो क्यों नहीं पढ़ती हो? बाबा को बोला बाबा मेरे को तो पढ़ने नहीं आता, मैं तो स्कूल में नहीं गई हूँ, मैं पढ़ी हुई नहीं। तो मैं ऐसे बाबा के पास ही बैठी हुई थी, बाबा देख रहा था। बाबा ने बोला बच्ची तेरे को पढ़ना तो बहुत था, पढ़ी क्यों नहीं? तो नहीं आप लोग पढ़े लिखे बोलते हैं ना, बातें करते हैं हम लोग, कभी चाय देने आते, कभी नाश्ता देने आते, कभी प्लेट लेने, पैसा सुनते रहते हैं ना और छुट्टी में बैठ जाता है। तो मना जैसे बोला हूँ बोलते थे तो हमने भी सुना हुआ था। बाबा को बोला बाबा ड्रामा में नींद नहीं होगा इसलिए नहीं पड़ी। तो बाबा हंसते हुए बोले देखो ये बच्ची कितनी भोली है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान भगवान को ही सुना रही है। फिर बाबा ने कहा बच्ची सन्यासी तेरे को बनना था, तो बच्ची ये तेरी जीवन सन्यासी की है, बाकी पढ़ी लिखी होती ना तो देश सेवा करती। तो उस जमाने में देश और विदेश जो भाषा ही नहीं, पता ही नहीं था कि विदेश भी कोई दुनिया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची आपकी तो उम्र बहुत छोटी है, आप बहुत जल्दी शरीर छोड़ देंगी। तो मेरे को ना बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और बाबा को पूछा बाबा मैं कैसे मरूंगी? मुझे ना बीमार पड़ने से बहुत डर लगता है। तो बाबा से पूछा बाबा मैं मरूंगी कैसे? तो बाबा ने बड़े समय से कहा नहीं बच्ची कुछ नहीं, आप काम करते करते सो जाएंगी और मर जाएंगी। तो मेरे को ना बहुत अच्छा लगा, इतनी मैं खुश हो गई कि खुशी खुशी में बाबा को बोला बाबा आप मिले उसकी खुशी है पर मरने की बहुत बहुत खुशी है। तो बाबा जो खुश थे ना, बहुत रहम भावना बाबा के नैनों में थी। बाबा ने बोला बच्ची अब तो बाबा के घर सेंटर पर रहती है ना बच्ची बाबा, तो बच्ची कोई दुख है, कोई तकलीफ है ना बाबा? कोई दुख कोई तकलीफ नहीं। बच्ची कोई तेरे को हैरान करता है ना बाबा? कोई कुछ बोलता है नहीं बाबा? तो मरना क्यों चाहती है? मुझे ये पता ही नहीं कि मरना अच्छा नहीं होता है। बाबा ने बोला बच्ची क्यों मरना चाहती है? मैंने बाबा को बोला बाबा मैं मरूंगी ना, फिर मैं दूसरा जन्म लूंगी, फिर मैं छोटी बच्ची बनूंगी और फिर मैं बहुत
बहुत पढ़ूंगी और बहुत सेवा करूंगी। बाबा ने बोला 10 बच्चे इसलिए मरना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बाबा, बच्चे पढ़ने के लिए मरना चाहती हूँ। जी बाबा। बाबा ने बोला और कुछ तो नहीं है ना बच्चे ना। अरे बच्चे पढ़ने के लिए थोड़ी मरना होता है, तेरे को बाबा पढ़ाएंगे। बाबा को बोला बाबा मुझे तो बहुत शर्म आती है, इतनी बड़ी हो गई और हमारी को कृष्णा दीदी ने बहुत मेहनत की पढ़ाने के लिए, पर मैं ऐसा बोले ना इससे आगे मैं जाती ही नहीं। जैसे दीदी के मन आप है ना लिख करके देते थे मेरे को, याद करके आना, पर क्या याद करूं पता ही नहीं है। वो किसको बोलते हैं, क्या होता होगा। तो हम बहनों को ये पता ही नहीं था इसको भी नहीं आता है। वो भी सीखना पड़े ना, तो वो बेचारियाँ लिख करके दे दे और मैं कागज रख लूँ, शाम को पूछे क्या याद किया ना। तो मैंने फिर सबको खराब तो लगेगा ना, तो नहीं याद किया। क्यों नहीं याद किया? इसलिए मुझे पता ही नहीं है ये क्या बोल करके गई, क्या याद करूं। तो फिर वो पूछती थी ये क्या लिखा है पता है ना? तो फिर बताया तो नहीं, तेरे को भी नहीं आता है तो बताना चाहिए ना। मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, छोड़ देते थे। हम दीदी को कहते थे दीदी मुझे पढ़ाने की कोशिश नहीं करना, मुझे कभी भी पढ़ने नहीं आएगा, मुझे पढ़ने के लिए दूसरा जन्म देना ही पड़ेगा। ऐसे मैंने मेरे मन में पक्का कर लिया था। फिर दीदी ने जैसे काफी वो सोचते थे कि सिखावे, परंतु समझ ही नहीं मैं पाती थी। फिर बाबा ने बोला कि अच्छा बच्ची शाम को 5:30 बजे के आसपास बाबा लेटर सुनते हैं। सभी बच्चे जो लेटर लिखते हैं वो बाबा शाम को सुनते हैं और सुबह को लेटर का उत्तर लिखते हैं। तो बच्चे शाम को जब बाबा लेटर सुनते हैं उस समय तुम्हारा थोड़ा समय निकाल करके बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। तो पहले तो मैंने बाबा को बहुत मना किया, लेकिन बाबा ने खूब फोर्स किया नहीं बच्ची को आना। तो फिर मैं गई। जब गई तो बाबा ईशु दीदी से लेटर सुन रहे थे और मैं ऐसे दरवाजे के बीच में खड़ी रह गई ऑफिस में। बाबा का ध्यान गया, बोला बच्ची आओ आगे। तो मैं 1-2 कदम आगे आकर के फिर खड़ी रही, क्योंकि ऑफिस में जगह ही नहीं थी बैठने की। तो बाबा ने दादियों को बोला कि बच्ची थोड़ी इस बच्ची के लिए भी जगह दो। तो दादियाँ थोड़ी आसपास हो करके मेरे को बिठाया। फिर बाबा ने बोला इस बच्ची को बाबा ने बुलाया है, ये बच्ची को बाबा की मुरली पढ़ने नहीं आती है, तो इस बच्ची को इच्छा है कि मैं बाबा की मुरली पढ़ूं। तो बाबा ने इस बच्ची को मुरली पढ़ना सिखानी है, इसलिए बुलाया। तो दादियाँ बड़ी बाबा इतनी छोटी गाय थी, बाबा आप इसके लिए इतना समय गवाएंगे? बाबा इसको तो इतने सारे भाई बहन है ना, किसी को भी बोल देंगे वो पढ़ना लिखना सिखाएंगे। बाबा आप थोड़ी इसके लिए इतना अपना मूल्य समय देंगे। बाबा ने कहा नहीं, इस बच्ची को बाबा ने बोला है और बाबा ही सिखाएगा। तो
बाबा थोड़ा समय निकाल करके बाबा जरूर बच्ची को मुरली पढ़ना सिखाएंगे। फिर बाबा ने ईश्वरी को बोला, इस बच्ची के लिए कॉपी और पेंसिल दो। बाबा ने वो कॉपी पेंसिल लेकर के सिंधी में लिखना शुरू किया। बाबा ने बोला, देखो बच्ची, मुरली तो हिंदी में भी छपती है और सिंधी में भी छपती है, और बाबा को हिंदी भी आती है बहुत अच्छी तरह से और सिंधी भी आती है, लेकिन बच्ची सिंधी बोलना मुश्किल होती है, बाकी पढ़ना बहुत इजी है। तो बच्ची बाबा तेरे को सिंधी में बोलना पढ़ना लिखना सिखाते हैं। बाबा मेरे को इंग्लिश में, हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में मेरे को कुछ आता ही नहीं था, मेरे को तो सब समझ था। फिर बाबा ने हिंदी में लिखना शुरू किया। जब लिख रहे थे, एक 1.5 लाइन बाकी थे, इतने में रुक्मणी दादी का फोन आया जयपुर से, और दादी ने बोला बाबा को कि बाबा ये जो कैलाश बहन है ना, इसको जल्दी से जल्दी जयपुर भेजो। यहाँ पर बहुत सारे लोकल लोग भी म्यूजियम देखने आ रहे हैं, और मधुबन से भी काफी पार्टियां भेज रहे हैं, और हैंड्स कम है, तो कैलाश बहन को जल्दी भेजो बाबा जयपुर में। तो बाबा बात भी कर रहा था और मेरे को बाबा देख भी रहे थे। तो जैसे बाबा ने बात पूरी की तो बाबा ने बोला, बच्ची, जी बाबा, बच्ची तेरे को तो रुक्मणी बच्ची जयपुर बुला रही है। तो बहुत बहुत गंभीर, अंदर शांत, एकदम कुछ नहीं बोल रही। मामा ने बोला, बच्ची तेरे को तो आज ही अभी जाना पड़ेगा, तेरी रात्रि की ट्रेन है। चुप। मामा ने बोला, बच्ची वहाँ पर देखो बहुत सारी पार्टियां आ रही है, जाना पड़ेगा, वहाँ बहुत सेवा है। तो बच्ची अभी जाकर के आप अपनी तैयारी करो, और बूढ़ी बच्ची आती है वो तेरे को स्टेशन पर ट्रेन में बिठा के आएंगी। मैं बहुत अंदर घूम रही थी, लेकिन फिर बाबा को बोला, बाबा मैंने आपको सच बोला था ना कि पढ़ना मेरा ड्रामा में नींद नहीं है। ऐसे कह करके मैं खूब रोई, और रोती रही। बाबा चुप करा, बच्ची चुप, बच्ची चुप, बच्ची चुप। लेकिन मेरे को जैसे चुप चुप बाबा करे और जास्ती रोना आता था। बहुत ढंग से बाबा ने शांत किया। फिर बोला, अच्छा बच्ची बताओ, आप जयपुर में क्या करती हो, तेरी दिनचर्या क्या है? अभी पढ़ी लिखी दो दिन में क्या करूँगी? तो हम 2 बहनें थी, तो हम 2 और एक माता जी आती थी वो मदद करने के लिए। हम 50-55 भाई बहन होते थे जयपुर में, क्योंकि म्यूजियम बन रहा था ना, तो बहुत लोग होते थे वहाँ। तो हम 3 जन मिल करके सब काम करती थी। तो बाबा को सारी दिनचर्या सुनाई। 3:30 बजे से लेकर के रात्रि को 9:30 बजे तक की। बाबा ने बोला, बच्ची सारा नहीं तो तेरे को कोई टाइम नहीं है, लेकिन बच्ची ऐसे करो, जब सारा काम पूरा हो जाता है, सब लोग सोने के लिए जावे ना, उस समय आपको कॉपी पेन लेके बैठना, शिव बाबा तेरे को पढ़ाएगा।
तुलना में इतनी दुखी होने लगी, चिंता होने लगी कि ऐसे कैसे बाबा बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है। बाबा मेरे को जयपुर भेज रहा है, खुद बाबा आबू में रह रहा है और कहते हैं शिव बाबा पढ़ाएंगे, वो बोल बोल बाबा, और वो ऊपर रहने वाला, वो मुझे कैसे पढ़ाएंगा। मैं बहुत मूझ गई। बाबा ने बोला बच्ची तेरे को बाबा में विश्वास है। बाबा को बोला बाबा विश्वास है तभी तो यहाँ रहती हूँ ना। तो बाबा ने बोला बच्ची बाबा जो बोल रहा है ना बच्ची, तुम बोलो पर भी विश्वास रखो। बाबा को बोला बाबा वो भी मुझे है, मुझे कोई बात में संशय नहीं, सब बातों में विश्वास है। पर बाबा आप तो आबू ले जाएंगे, मुझे जयपुर भेज रहे हैं, शिव बाबा ऊपर, वो मुझे कैसे पढ़ाएगा। तो बाबा ने बोला बच्ची योग में बैठना, शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगे और किसी को भी बोलना नहीं। अगर किसी को भी तुमने बोला ना तो सब लोग आएंगे जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, बातें करेंगे, तेरे को जो प्राप्ति करनी है वो प्राप्ति नहीं कर सकेगी। फिर तो बाबा ने हमारे को जयपुर भी भेजा और जयपुर तो शुरू पहुंच गई। सारा दिन बहुत अच्छी तरह शांति से व्यतीत हुआ। लेकिन जब रात पड़ी और सब काम पूरे हुए, हम लोग कचहरी होती थी, खाने के बाद कचहरी जब पूरी होती थी तो दूध लेके हर एक अपने अपने रूमों में जाते थे। तो सब लोग चले गए, हम भी हमारे रूम में 5 बहनें साथ में रहती थी। तो जब रूम में गई तो सब लोग थके हुए होते हैं, तो मैंने जैसे सोए वैसे नींद आई सबको भी, पर मुझे नींद ना आवे। मेरे को बहुत सोच चली ऐसा कैसे हो सकता है। ये बाबा को मैंने सुनाया तब से मेरे को बहुत चिंता हो गई है। ऐसे कैसे होगा, बाबा तो मधुबन रह गया, मुझे कैसे बाबा पढ़ाएगा। मेरे को बोलने वाले लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, तो बाबा तो वैसे भी निराकार है, तो मुझे कैसे पढ़ाएगा। ऐसे बहुत मेरे को चिंता हो रही थी। फिर जैसे बाबा ने बोला था वैसे ही हमने आनंद किशोर दादाजी से एक तो कॉपी और पेंसिल दादा ने दी। दादाजी ने बोला अरे मुट्ठी मेरा पेन तो विदेश का है और उसकी नींव सोने की है और तेरे को तो लिखना आएगा नहीं, तो ऐसे करके दबाएंगी और तेरी नींव टूट जाएगी। तो तेरे को पेंसिल देता हूँ। मेरे को तो ये भी पता नहीं पेन अच्छी है पेंसिल तो दादा ने एक कॉपी दी और पेंसिल दी, रख ली। फिर जब सब सो गए मैं उठ करके बैठी, मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, तो योग करती रही। योग करते करते बाबा ने ध्यान में बुलाया और जब बाबा के पास ऊपर गई तो देखा कि सामने से बाबा आ रहे थे और इस ओर से मैं जा रही थी। बाबा खूब मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने मेरे से पूछा अरे बच्ची आप तो बहुत चिंता करती हो। तो बाबा को बोला बाबा आपने बोला था कि शिव बाबा तेरे को पढ़ाएगा, तो बाबा शिव बाबा मुझे कैसे पढ़ाएगा। तो बाबा ने बोला अच्छा बच्ची बाबा रोज मधुबन से पढ़ाने आएंगे तो पढ़ेगी ना बच्ची। जी बाबा मुझे ऐसे
जीवन से आई है। तो बाबा ने फिर जो कॉपी पेन में मना दादा से लिया था रखा था, तो बाबा ने बचपन में मेरे हाथ में पेंसिल दी और मेरे ऐसे हाथ को पकड़ करके बाबा ऐसे ऐसे लिखाने लगा, बच्ची श्री बाबा ऐसे लिखने का, मम्मा ऐसे लिखने का, बाबा ऐसे लिखने का, सारा ही बाबा ने लिखना पढ़ना सिखाया। मेरे को लगता मैं हर रोज 8 दिन हर रोज गई थी, 10, 15 या 20 मिनट बाबा बतल में रखता होगा और उसमें ये ड्राइंग के अक्सर ही बाबा ने पढ़ना लिखना सिखाए थे। ऐसे आप लोगों की तरह ऐसे करके बाबा ने पढ़ना लिखना सिखाया। बाकी स्कूल में नहीं गई। और ये जो बाबा ने बोला था कि बच्ची तो बहुत जल्दी मर जाएंगी, तो मरना तो था मुझे और बहुत सारे चांस मुझे मरने के मिले, परंतु फिर भी नहीं गई। बस तो वैसे बाबा ने बहुत बचाया हमारे को। मैं वैसे नदी में भी 2 बार डूबी हूँ, व्यास नदी में, फिर भी बच गई। एक बार गोल कुआं होता है ना, ऐसे ऐसे पानी भरते हैं ना, ऐसे ऐसे, उसमें किसी का धक्का लगा और गिर गई थी। तो उसमें भी सब लोग तो भाग गए डरा करके, पर मैं अंदर जब कुएं में पड़ी तो जब उछल करके बाहर आई तो उसके अंदर अंजीर का झाड़ ऐसे उगा हुआ, उसकी डालियां पकड़ी तो लटकी रही। और फिर किसी ने देखा और देखने के बाद मैं लगभग आधा पौना घंटा कुएं में रही थी। और ये आजकल के नवरात्रि के दिन थे, तो उस वक्त रामलीला होती है। तो वहाँ रोड से जा रहे थे, किसी को प्यास लगी कि चलो पानी पी के जाए। देखा तो रस्सी नहीं है, डोल नहीं है, तो जैसे अंदर देखा तो मैं लड़की हुई थी। तो फिर उन्होंने बोला कौन, कोई गिर गया, कोई गिर गया। फिर तो फटाफट पहले गले में सीट के वो डोले होती थी, बड़ी डोल ला करके रस्से से दोनों और बांधी गले से, और फिर अंदर डाली, पानी भर करके बोला कैलाश में पाँव अंदर रख दो। तो हमने पाँव तो रख दिए शायद रीति से, लेकिन वो बोले कि अब ये डाली छोड़ करके रस्सी पकड़ो। तो हमने मना किया, नहीं मन में गिर जाएंगे कुएं के अंदर से। तो फिर भाइयों ने वो रस्सी एकदम हमारे पास ला दी और बोला धीरे धीरे ये डाली छोड़ती जाओ और रस्सी पकड़ो। ऐसे कर करके रस्सी पकड़ी और फिर उन्होंने बाहर निकाला था। ऐसे मना मरने के बहुत सारे चांस मिले, लेकिन रह गई। मैं ना यहाँ होशियारपुर जलंधर है ना, वहाँ पर कृष्णा दीदी के साथ में ही रहती थी। तो मेरे को कुछ कुछ काम आता था, भोग बनाने, कुछ नहीं आता था। तो दीदी ने बोला भोग बनाएंगे, मैंने कहा दीदी ये भोग तो मुझे भी बनाने आता है। तो बोला ठीक है। मैं बहुत करके योग नहीं करना चाहती थी, मुझे योग करना बहुत अच्छा नहीं लगता था। वो वैसे अच्छा लगता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था
जब मैं योग में बैठी तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ से कोई रास्ता बांध करके और ऊपर खींचता है, इसलिए मैं योग में नहीं बैठती। दीदी को कहती कि मैं झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन साफ कर दूंगी, कपड़े धो दूंगी, लेकिन योग में नहीं बैठना। तो ऐसे मुझे डर लगता था कि मना वो रस्ते से बांध करके मेरे को कोई खींचता है, तो मैं नहीं बैठती थी। तो जब दीदी ने बोला कि ठीक है तुम कार लगाओ, एक नई बहन थी, उसको बोला कि आप संदली पर बैठ के योग कराओ। और लगभग 25-26 जने क्लास में योग में बैठे हुए थे। और मेरे को वो रिकॉर्ड पढ़ना नहीं आता था, तो दीदियाँ रिकॉर्ड हमारे को रख देती थी कि लक्ष्मण पहले ये लगाना, फिर ये इतने रिकॉर्ड लगाएंगे ना तो आधा घंटा हो जाएगा, फिर लाइट कर देना। तो घड़ी नहीं देखती थी आधा घंटा कब होता है, लेकिन इतने रिकॉर्ड लगाएंगे तो आधा घंटा हो जाएगा। तो फिर ऐसे करके मैं रिकॉर्ड में जाती थी। तो दीदी ने रिकॉर्ड निकाल करके रखा था। सबसे पहले ट्यून लगानी होती थी, कोई भी गीत की पहले ट्यून और फिर रिकॉर्ड। तो मैंने माना जैसे रिकॉर्ड में ग्रामोफोन में चाबी भर करके रिकॉर्ड लगाया, तो वो ट्यून थी मेरे मन डोले मेरे तन डोले। तो और फिर जैसे मन डोले तन डोले वाली रिकॉर्ड लगाई हमने, तो मैं ऐसे दृष्टि ले रही थी और बहन जी हमारे कोई दृष्टि दे रही थी, सब लोग ऐसे बैठे हुए थे। और दृष्टि लेते लेते ना जैसे ये है ना ऐसे बढ़ी, और वो जैसे नहीं ट्रेन की पटड़ी होती है ना, ऐसे ढंग की बढ़ी थी। तो मैं उसके नीचे ही थी। तो पता नहीं कहाँ से, वैसे तो मकान पुराना ही था, लेकिन वो कहाँ से कैसे वो बेचारा सांप आया हम लोगों को कोई को पता नहीं। और वो मन डोले तन डोले वाला गीत था, और वो एकदम ऐसे करके सिर पर पड़ा। तो जब सिर पर पड़ा एकदम ठंडा ठंडा, एकदम निस्सा ऐसे, और ऐसे करके वो गोद में, जैसे गोद में पड़ा तो वो है ना ऐसे एकदम ऐसे पड़ा हुआ और एकदम ऐसे गोल गोल हो गया। और वो ऐसे से देखता रहे और मना ऐसे से देखते भी और बैठा रहा। और मैं भी ऐसे दोनों हाथ कर लिए और उसको देखती थी ऐसे से। और फिर जैसे ही रिकॉर्ड पूरा होने वाला हो तो मैं फिर से चाबी भर करके वही का वही रिकॉर्ड रख देती ग्रामोफोन में। तो ऐसे पता नहीं कितनी बार रखती रही मैं। उसमें एक ही एक रिकॉर्ड में तो मुझे पता भी नहीं चले आधा घंटा हुआ या नहीं। तो ऐसे लगाती रही। दीदी को बहुत खराब लग रहा था कि कैलाश बहन को क्या हो गया, इसको ये गीत अच्छा लगता है, मेरे मन डोले मेरे तन डोले, तो कोई का कोई रिकॉर्ड लगा रही है। तो परंतु दीदी वो बना रही थी, तो दीदी वो क्लासरूम में नहीं आई, परंतु सोचती थी दीदी कि इसको क्या हो गया, एक ही रिकॉर्ड। तो मैं कुछ समय लगभग पौना घंटा हो चुका था और फिर वो ना उसको ऐसे देखते वो चाबी भरना भूल गई और वो सांप फिर ऊपर चढ़ने लगा। जब ऊपर चढ़ने लगा तो मेरे को भी डर तो लग रहा था सांप से। ऐसे पंजाबी ड्रेस ऐसे करके नीचे उसको
बेचारे को कराया और फिर से चाबी पड़ के वही जुगाड़ लगा के और दीदी को बुलाने गई। तो दीदी को बोला, दीदी क्या दीदी दीदी कर रही थे कैलाश, कितना समय 1 घंटा होने आया और तुम एक ही रिकॉर्ड लगा रही है, मेरे मन डोले मेरे दर्द हुए। मेरे को ये गीत अच्छा लगता था तो क्लास के बाद लगाना चाहिए, क्लास में तो वो गीत लगाती रही। तो दीदी वो सब बात में, लेकिन क्लास में सांप गिरा तो मैं ना पहाड़ी भाषा बोलती थी हमारे वहाँ की। तो दीदी हमारी पंजाबी, दीदी को पता नहीं चले कि क्या बोल रही है, तो मेरे को पंजाबी भाषा नहीं आती थी। फिर दीदी ने बोला, क्या बोलती हो कैलाश, या हिंदी में या पंजाबी में बोल। तो मैंने बोला, दीदी वो ऐसे ऐसे चलता और काटता है ना तो क्लास में, तो सांप। मैंने बोला, जी दीदी। तो फिर क्लास में सांप कहाँ से आया, ऊपर से। तो ऊपर से कहाँ से, ऊपर तो छत होती है। मैंने कहा छत से ही आया है। तो दीदी ने बोला, चलो मेरे को बताओ। तो दीदी आई, मैंने कहा दीदी वो देखो ग्रामाफोन के पास। तो ना इतना समय गया तो वो बेचारा ग्रामाफोन का रिकॉर्ड पूरा होने पर था। और जैसे दीदी गई, मैंने दीदी को बोला, वो रहा दीदी, तो वो ऐसे ऐसे ही कर रहा था और इतना मेरे कार्य पूरा हुआ और वो थोड़ा चलने लगा। और दीदी ने सबको बोला, सब बाहर आ जाओ। तो थोड़ा धीरे धीरे उठते ना योग में से। तो दीदी ने बोला, क्लास में शाम को जल्दी बाहर आओ। फटाफट सब लोग बाहर भागे। देखा तो क्लास में और दम दम ऐसे ऐसे दौड़ने लगे लोग। तो बेचारा सांप भी तो घबराएगा तो सही ना। तो जब वो भी घबराया, इधर उधर चलने लगा, तो दीदी ने सोचा किसी को काटना ले, तो बोला कि शाम को मार दो। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी इसको नहीं मारो। बोला क्यों? मैंने बोला, दीदी इतने समय तक मेरी गोद में रहा और कुछ भी उसने नहीं बोला, मुझे नहीं काटा, तो उसको नहीं मारो। दीदी ने बोला, ये तेरा चाचा लगता है। तो कितने अच्छे चांस मिले मरने के। दीदी हंसती थी, सबको सुनाने लगी थी, देखो ये कैलाश गीत लगा के बैठी, मेरे मन डोले, मेरे तन डोले, गोदी में सांप डोले। बाबा ने जो कुछ भी बोला था ना, उसमें हमारे को एक बार ना अहमदाबाद गांधीनगर में ही रहती थी, नया मकान बना था वहाँ, परंतु ऐसे खुला खुला है, बंद नहीं। तो गुलजार दादी को गांधीनगर का मकान बहुत अच्छा लगता था, तो खुली खुली हवा बहुत अच्छी लगती थी। और गांधीनगर सेंटर पर मोर था, तो मोर भी दादी को बहुत पसंद था। और मोर सुबह उठे, मतलब जब दादी बाहर आवे तो मोर भी झाड़ पर से दादी के पास आ जाता था। दादी झूले पर बैठती थी और मोर झूले के किनारे पर ऐसे बैठ जाता था और दादी के ऐसे से चुन्नी को पकड़े, मेरे को खाना दो। तो फिर दादी नीचे फोन करती थी, कैलाश
सोनू आया है और खाना लाओ उसके लिए। तो दादी फिर कुछ भी हम मोर के लिए ले जाते थे, दादी ऐसे पकड़ करके बैठी रहती थी और मोर खाता रहता था। दादी को गांधीनगर में बहुत अच्छा लगता था। तो दादी ने बॉम्बे जा रहे थे, दादी ने बोला कैलाश मैं अभी बॉम्बे जा रही हूँ, जब वापस मैं बॉम्बे से आऊंगी तो मुझे जो इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैं गांधीनगर आऊंगी। तो आपके गांधीनगर में एयर कंडीशन है कोई रूम में? नहीं है दीदी, काफी साल पहले की बात है। फिर दादी ने बोला कि कोई भी रूम में एयर कंडीशन नहीं है। मैंने कहा नहीं दादी, बोला कोई हत्या नहीं, फिर भी मैं गांधीनगर आऊंगी, वहाँ रहूंगी। तो उन्होंने बोला भले। तो वैसे दीदी ने बोला कि दादी यहाँ काफी रूमों में एयर कंडीशन है, आप आइए यहाँ ही रहिएगा। तो दादी ने बोला नहीं मैं गांधीनगर रहूंगी। तो मेरे को ऐसा मन में आया कि दादी ने सामने से बोला मुझे गांधीनगर रहना है, पर दादी ने बोला कि एयर कंडीशन है। तो मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं जो मैं एयर कंडीशन खरीद सकूं, क्या करूं ऐसे सोचते हैं। राजू भाई गांधीनगर ही रहता था, परंतु राजू भाई हमारे साथ नहीं बोलता था और हम उसके साथ नहीं बोलते थे, वरना ऐसे कोई नाराजगी लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव भी शांत रहने का और मेरे यहाँ भी शांत रहने का, इसलिए ऐसा कुछ चर्चा नहीं की कि राजू भाई दादी ने ऐसे बोला है। हमने एक रिपेयरिंग करने वाला जो एयर कंडीशन रिपेयर करता है उस भाई को बोला कि भैया आपके पास एयर कंडीशन रिपेयरिंग के लिए आए हैं, अगर आए होवे पुराना होवे तो आप हमारे को 10-12 दिन के लिए देना। दादी हमारी आ रही है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको एयर कंडीशन की जरूरत है, तो भैया आप 10-12 दिन के लिए देना। तो उस भाई ने बोला कि भले मैं दूंगा, लेकिन मेरे पास वो दीवार का ऐसा एयर कंडीशन नहीं है, पर विंडो एयर कंडीशन है। तो आप ऐसा करो ये बारी आती कटवा देना। मैंने कहा भले। तो उन्होंने बोला कब आ जाएगा पता नहीं, मैंने तो जो बारी होती है उसके वो सरिये कटवा दिए और 5 पर्दा लगवा दिया। तो हमारे सेंटर पर उस समय लॉटो सॉस नहीं था, तो हमने वो लगाया हुआ था पर्दा और पार्टी आती थी बहुत। तो बेंगलोर की पार्टी थी 150 जने की, तो हमारे लगभग 120-125 जनों को खिला दिया और लगभग 25-30 जने रह गए खाने में। तो उन्होंने बोला कि मेरे को भी सिर दर्द शुरू हुआ है, मेरे को बहुत सिर दर्द होता था। जब सिर दर्द शुरू हो गए तो मेरे से सहन ही नहीं होता था। मैं बैठी हुई हूँ तो खड़ी नहीं हो सकती थी, अगर मैं खड़ी हूँ तो मेरे को बैठना बड़ा मुश्किल होता था। आंखें खुली है तो खुली है, मैं बंद नहीं कर सकती थी, बंद करो भी खोलती नहीं थी। तो ऐसी भयानक दर्द होती थी मुझे। सरला दीदी ने बहुत सारी दवाइयाँ की, अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, पर दर्द ही ठीक नहीं हुई। फिर गांधीनगर में आ गई तभी भी दर्द साथ में थी। तो जब वो पार्टी आई, आदम को खिलाया, थोड़े ही बाकी थे,
और दर्द शुरू हुई। तो हमने बहनों को बोला कि अभी ना मैं सो जाती हूँ, कोई अर्जेंट काम हो गए तब मुझे उठाना, नहीं तो नहीं उठाना। तो फिर बने। और मैं जो दादी का रूम था, हम वैसे वहाँ सोते नहीं थे, लेकिन उस समय इतनी दर्द हो रही थी तो मैं जाकर के दादी जहाँ सोती थी, खटिया थी, उसी खटिया पर जाके मैं ऐसे करके सोने के लिए जा रही थी। तो एक लड़की ने बोला कि दीदी मैं आपका सिर दबा दूँ? मैंने कहा ये दबाने दो ना, मैं दीदी ठीक हो जाएगी। मैंने बोला मैंने मना किया ना, मेरे को वो सिर में फ्रैक्चर हुए थे तो डॉक्टर ने ऐसे दबाना मना किया हुआ था। तो वो बहन को अच्छा नहीं लगा, सोचा कि मैं दीदी के लिए भलाई की बात कर रही तो दीदी मना कर रही है, तो वो चली गई। और मैं दादी के रूम में जाके ऐसे करके सो गई। जब सोई तो ऐसे रूम खुला ही था, ऐसे बाहर माताएं बहनें वो जीरा और धनिया साफ कर रही थी और मैं ऐसे जाकर के सो गई। जब सोई मुझे लगा कि वो लड़की आई और यहीं बैठ गई, और जैसे बैठी थी उसने मेरे सिर पर हाथ रखा। जब हाथ रखा तो इतना अच्छा, इतना ठंडा ठंडा, इतना ठंडा ठंडा हाथ जो बात नहीं थी। मैंने बोला फालतू में मना करती थी इसको, इससे नहीं दबाना है, इसका तो कितना ठंडा हाथ है। और वो है ना फिर दबाती नहीं थी, और ऐसे 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 वो करे ऐसे। तो मैंने सोचा ये लड़की कितना अच्छा दबाती नहीं है, ऐसे ऐसे कर रही है, कितना अच्छा कर रही है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे करते करते मैं सो गई। 15-20 मिनट के बाद मेरी नींद खुली। फिर मैंने बोला बहन बस है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप भी आप सो जाओ। पर वो ऐसे ऐसे करते गई। फिर 20-25 मिनट के बाद फिर से मेरी नींद खुली। फिर मैंने बोला कि बहन मैं तो आधे से ज़्यादा ठीक हो गई, मेरी आंखें बंद थी, अब मैं बात कर रही थी कि मेरे को आधे से ज़्यादा ठीक हो गया, अभी आप सो जाओगे, आप थकी गई थी। पर वो मैं ऐसे ऐसे करती गई और मैं सो गई। फिर जब मेरी 15-20 मिनट के बाद नींद खुली तो मेरे को याद आया कि कब से ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे। मैंने बोला ये थक भी गई होगी। तो मैं थोड़ा नाराज होकर के बोली कि सिंपल तुम सुनती नहीं हो। तो मैंने थोड़ा नाराजगी से बोली ना, तो मेरी आंखें खुल गई। जैसे मैंने आंखें खोली तो मैं तो इतनी ऊपर आ गई। और वो जो मैंने यहाँ बैठी थी वो लड़की नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ा बंदर था। वो काले काले बंदर होते हैं, वो काला बंदर यहाँ बैठा हुआ बाजू में, और मैं तो और वो ऐसे सिर पर हाथ रखा है और वो ऐसे देख रहा है, और मैं एकदम वो ऐसे देखता है, मैं ऐसे देख रही, बहुत डर गई, इतनी घबरा गई। और बहनें माताएं सब दरवाजे के बीच में खड़ी हो, बाबा दीदी को बचा लेना, बाबा दीदी को बचा लेना, क्योंकि वो सोचे कि कहीं नख ना लगा दे रहे, काट ना ले रहे, ऐसे डर लग रहा था। और बैठा मेरे बाजू में एकदम खंबे के पास यहाँ। तो वो ना ऐसे करके पता नहीं कहाँ कागज कीचड़ से आया होगा, एकदम इतने बर्फ जैसे
हाँ, हाथ उसके ठंडे थे और मेरे सिर पर रखा तो इतना अच्छा लगा कि बात नहीं पूछे। और फिर वो मैंने तो बहुत घबरा गई थी ना, तो एकदम ऐसे करके और वो कुछ 4-5 मिनट तक वो दृष्टि देता रहा और मैं देखती रही और फिर अपने आप ही उसने मेरे सिर से हाथ उठा करके खटिया पर रखा, दूसरा नीचे रखा और दरवाजे से सभी बहनों के बीच से निकल गया। तो ना मेरे को याद नहीं रहा कि सिर दर्द हो रहा था, तो एकदम भूल गई और मैंने बोला देखो अंदर गया तो कहीं खाना जो और बाकी है लोग उनका खाना खराब न कर दे, दरवाजा बंद करो। जब हम बाहर गए तो बंदर इस ओर से गया या इस ओर से गया, कहाँ गया, किस ओर गया, कुछ पता नहीं चला। तो वो जो दर्द मुझे हमेशा होती थी, कितनी सारी दवाइयाँ की, कितने डॉक्टरों के पास गए पर मैं ठीक नहीं हुई थी। लेकिन जैसे बंदर ने ऐसे दबाया तो वो दिन रात का दिन मेरे को इतना अच्छा बंदर मिला जीवन।